नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं जैनेंद्र कुमार और उनका लघु उपन्यास त्यागपत्र लेकर के। हम लोग त्यागपत्र उपन्यास का समीक्षा करेंगे। समीक्षा के क्रम में सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु, विषय वस्तु, पात्र परिचय, सारांश और कथोपकथन को देखेंगे। समीक्षा में एक बिंदु जो हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं वह है देश काल वातावरण। जैसा कि आप उपन्यास अथवा कहानी को पढ़ते समय ही दिमाग में यह पिक्चर क्लियर हो जाती है, जिस समय की कहानी अथवा उपन्यास को लिखा जा रहा है उसका देश काल और उस समय का वातावरण कैसा था। हम इस उपन्यास का सारांश और कथोपकथन अथवा संवाद को एक साथ ही देखेंगे और यह सबसे अंत में देखेंगे। त्यागपत्र की समीक्षा से पहले हम लोग जैनेंद्र कुमार की चर्चा करेंगे। जैनेंद्र कुमार और उनकी रचनाएं अथवा उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे। फिर विद्वानों, आलोचकों के विचार को देखेंगे और भाषा शैली को देखेंगे। भाषा शैली जैनेंद्र कुमार की जो भी है वह लगभग सब जगह एक ही तरह की है और विद्वानों और आलोचकों ने भी उनकी समग्र रचनाओं को देखते हुए ही अपने विचारों को रखा है, अपनी बातों को कहा है। इसलिए सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। यदि आप जैनेंद्र कुमार से संबंधित चीज़ों को नहीं सुनना चाहते हैं और त्यागपत्र की समीक्षा पे सीधे जाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे समय दे दिया है। उतने समय का वीडियो स्किप करके आप आगे जा सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं जैनेंद्र कुमार की। जैनेंद्र कुमार फ्रायड से प्रभावित थे और इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जैनेंद्र का आरंभिक शिक्षा 1911 से 18 तक ऋषभ ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई थी। 1911 में वैशाख सुदी तीज को गुरुकुल ने उन्हें जैनेंद्र नाम दिया। इससे पूर्व उनका नाम आनंदी लाल था। 1929 से 30 में जैनेंद्र जी का विवाह हुआ और इसी समय उनका पहला कहानी संग्रह फांसी प्रकाशित हुआ और पहला उपन्यास परख भी प्रकाशित हुआ। वैसे जैनेंद्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़े थे। प्रेमचंद के साथ मिलकर उन्होंने लाहौर में हिंदुस्तानी सभा की स्थापना की, जिसके सदस्य के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन और जोश मलिहाबादी भी थे। डॉक्टर के मुंशी तथा प्रेमचंद के साथ मिलकर जैनेंद्र ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय साहित्य परिषद की भी स्थापना की थी। ये विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के साथ भी संबद्ध रहे हैं। जैनेंद्र जी ने प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद हंस पत्रिका का संपादन भी किया है। जैनेंद्र जी 83 वर्ष की उम्र में 24 दिसंबर 1988 को स्वर्गवासी हो गए, अर्थात उनका देहांत हो गया। अब हम लोग जैनेंद्र की कृतियों अथवा रचनाओं की चर्चा करते हैं। जैनेंद्र ने पहला उपन्यास परख 1929 में लिखा है, सुनीता 1935 में लिखा। फिर तीसरा उपन्यास यह त्यागपत्र है जो कि 1937 में प्रकाशित है। इसके बाद उन्होंने कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध लिखा है। इनका सबसे अंतिम उपन्यास दशार्क है। अगर इनके हम कहानी संग्रहों की बात करें तो पहला कहानी संग्रह फांसी है जो कि 1929 में प्रकाशित है, हमने पहले भी बताया है। इसके अलावा वातायन, नीलम देश की राज्य कन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जय संधि तथा जैनेंद्र की कहानियां इनके कहानी संग्रह है। निबंध संग्रह भी इन्होंने लिखा है, हमने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। अनुदित ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। यह रचनाओं का पेज है, आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम इनके सम्मानों की बात करें तो जैनेंद्र जी को बड़े पुरस्कारों में 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 1971 में पद्म भूषण मिल चुका है। इसके अलावा भी जैनेंद्र जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं जो कि हम आपके सामने स्क्रीन पर रख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। अब आइए हम लोग जैनेंद्र जी से संबंधित
विद्वानों के मत अथवा आलोचकों के मत को देखते हैं तो जैनेन्द्र जी को लेकर के प्रोफेसर गोपाल राय कहते हैं कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में पाठक कथा संसार को बाहर से देखता सुनता नहीं बल्कि उसमें प्रवेश करता है, उसमें लीन होता है। इस प्रकार जैनेन्द्र ने ऐतिहासिक दृष्टि से प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्रदान की। वही डॉक्टर वासुदेव सिंह का कहना है कि प्रेमचंद्र मनुष्य पर पड़े बाहरी प्रभाव और आंदोलनों को अपने उपन्यासों का विषय बना रहे थे, जबकि जैनेन्द्र ने व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्वों को प्रमुखता दी है और मनोवैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को प्रस्तुत किया है। उनके चरित्र अनोखे हैं, विचार प्रधान हैं, यथार्थवादी हैं। उन्होंने पुरुष और नारी संबंधों को प्रमुखता दी है। एक प्रकार से फ्रायड, गांधी और छायावादी युग की विशेषताओं का समन्वित रूप इनके उपन्यासों में देखा जा सकता है। वैसे यह सारे विचार त्यागपत्र उपन्यास से भी संबंधित हैं और अक्षरशः सही जान पड़ते हैं। वही डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि उनके यानी जैनेन्द्र के नारी पात्र यदि एक ओर समाज की मर्यादाओं को बनाए रखना चाहते हैं, वही दूसरी ओर अपने अस्तित्व की पहचान भी करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मयातना के अतिरिक्त और कोई राह शेष नहीं रहती। उनके पात्र समाज को न तोड़कर स्वयं टूटते हैं, किंतु अपने को तोड़कर किसी को निर्मित नहीं करते। नियति, ईश्वर, धर्म आदि में अटूट आस्था उनके उपन्यासों को आधुनिक नहीं बनने देती। वे रोमांटिक एगोनी का रूप ले लेते हैं। और इसी तरह का कुछ पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने भी कहा है कि जैनेन्द्र का रचनात्मक साहित्य एक रोमानी कल्पना का प्रयोग मात्र है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहा है कि पारंपरिक उपन्यासों में व्यक्ति या समूह समाज से लड़ता है, तो जैनेन्द्र के उपन्यासों के व्यक्ति अपने से लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मस्थ नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। बच्चन जी जैनेन्द्र की उपन्यासों की चर्चा के क्रम में आगे कहते हैं कि इनमें से मुख्य उपन्यास 3 है: परख, सुनीता और त्यागपत्र। शेष उपन्यास उन्हीं के एक्सटेंशन है। परख सन 1929 में प्रकाशित हुआ था और त्यागपत्र सन 1937 में। इस समय तक स्वच्छंदतावाद या छायावाद समाप्त प्राय था। परख पर छायावाद का पूरा प्रभाव है, पर शेष दोनों उपन्यास छायावाद की देहरी लांघकर आधुनिकता के दायरे में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कहना है कि जैनेन्द्र जीवन की बाह्य वास्तविकता को महत्व नहीं देते। उनके पात्र आंतरिक संघर्षों को मूर्त करते हैं। आंतरिक संघर्ष भी भेद के स्तर पर ही आरंभ होता है। भेद अपने पराये की भावना को लेकर चलता है। इसे स्थिति और गति के द्वंद्व के रूप में भी देख सकते हैं। जो अपना है, प्राप्त है, वह स्थिति है। जो इतर है, वही गति है। उसके प्रति स्पंदन स्वाभाविक है। दोनों के बीच सामंजस्य प्राप्त कर लेना जीवन की सार्थकता है। जैनेन्द्र के उपन्यासों की व्याख्या इसी स्तर पर की जा सकती है। तो यह थे जैनेन्द्र जी की रचनाओं से संबंधित कुछ विद्वानों के विचार। अब आइए हम लोग भाषा शैली की चर्चा करते हैं। यह भाषा शैली से जो भी संबंधित बातें हैं, यह लगभग सारे उपन्यासों में एक ही तरह की मिलेंगी और यहां पर यह त्यागपत्र से भी संबंधित है। तो जैनेन्द्र की जो भाषा है वह मुख्यतः उनके चिंतन की भाषा है। जैनेन्द्र सोचा हुआ नहीं लिखते, बल्कि सोचते हुए लिखते हैं। इसलिए उनके वाक्य छोटे छोटे सूत्रों जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे लेखक रुक रुक कर आगे बढ़ रहा हो। जैनेन्द्र की भाषा शैली उनके व्यक्तित्व की भंगिमा की ही अभिव्यक्ति है और उनका व्यक्तित्व एक ऐसी सुलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है। श्री प्रभाकर माचवे कहते हैं,
जैनेन्द्र ऐसी सुलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ हो। वे इतने सरल हैं कि उनकी सरलता भी वक्र लगे। वे इतने निर्भिमान हैं कि वे उनका अभिमान है। वे परिस्थितियों से आबद्ध हैं, उसी में उन्होंने अपनी मुक्ति मान ली है। व्याकरण की दृष्टि से या शब्दों के प्रयोग और परिमार्जन की दृष्टि से जैनेन्द्र में एक प्रकार का उबड़ खाबड़पन अवश्य है, किंतु इसका मुख्य कारण शब्दों में सही संदर्भ एवं अर्थ भंगिमा भर देने का उत्कट इच्छा है। भीतर जो बात जैसे है, बाहर वह उसी रूप में आ जाए, जैनेन्द्र यही चाहते हैं। इसीलिए कहीं कहीं वे शब्दों को अपने मन के अनुसार झुका लेते हैं। शब्द चयन के संबंध में उनका कोई आग्रह नहीं है। उर्दू के सैकड़ों शब्द उनकी भाषा में आए हुए हैं। अंग्रेजी के शब्दों की भी कोई कमी नहीं है। और उनके एक उपन्यास अनंतर की नायिका अपराजिता तो प्रायः अंग्रेजी ही बोलती है। ठेठ जीवन के घरेलू शब्द भी बिना इधर उधर किए उसी तरीके से भाषा के ठाठ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही जैनेन्द्र जी ने तत्सम और तद्भव शब्दों का भी खूब प्रयोग किया हुआ है। जैनेन्द्र जी का अपना सोचने का ढंग है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी भाषा शैली उनके इस निजपन का प्रतीक है। उनके गद्य में उनका चिंतन और चिंतन प्रक्रिया दोनों ही साकार हुए हैं। जैनेन्द्र जी की भाषा शैली को लेकर के डॉक्टर रामरतन भटनागर ने यह कहा है कि वह ज्ञान की नहीं, कर्म की नहीं, मन की भाषा देते हैं, परंतु मन की भाषा विवेक मूलक नहीं है, विवेक में मनुष्य की पराजय है, ऐसा जैनेन्द्र मानते हैं। इसी से जैनेन्द्र विशुद्ध भाव देना चाहते हैं, या विवेक निष्ठ भाव या भावनिष्ठ विवेक। भाषा की सारी व्यंजना शक्ति से उन्होंने अपने सिद्धांत निष्ठ भाव जगत को चित्रित किया है। वही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना है कि दिल्ली मेरठ की यह खड़ी बोली जो आधुनिक गद्य का मूलाधार है, उनके यानी जैनेन्द्र के लिए नित्य व्यवहार की क्षेत्रीय बोली रही। वे भाषा लिखते नहीं, बोलते हैं। जैनेन्द्र के बारे में कहा जाता है कि वे उपन्यास बोलकर लिखाते थे, तो यह उनके सर्वथा योग्य है। उर्दू में गजल कही जाती है, जैनेन्द्र के उपन्यास कहे गए हैं। वही डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने इनके बारे में फिर कहा है कि जैनेन्द्र ने कथा विन्यास में प्रतीक विधान भी किया है। ये प्रतीक कहीं मनोवैज्ञानिक हैं और कहीं अन्य क्षेत्रों से लाए गए हैं। यूं देखा जाए तो उनका हर पात्र सत्य के किसी न किसी पक्ष का प्रतीक है। प्रतीकात्मकता के कारण ही उनके उपन्यासों में रहस्यमयता भी आ गई है और उपन्यास मानसिक सत्य की अभिव्यक्ति के माध्यम बन गए हैं। जैनेन्द्र की सबसे बड़ी दुर्बलता सहज विश्वसनीयता का अभाव है। जैनेन्द्र ने अपना जो दर्शन विकसित किया है उसे सर्वोपरि प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। जब कभी वे भौतिक विज्ञान, मार्क्सवाद या फ्राइडीज मनोविज्ञान की बात करते हैं तो लगता है कि उन्होंने इसका अध्ययन कम किया है, इनके विषय में कुछ धारणाएं बना ली है और अपने दर्शन के समक्ष इन्हें इस रूप में प्रस्तुत करते हैं मानो ये कुछ हो ही न। इन सब के बावजूद जैनेन्द्र के अबूझ रहस्यमय व्यक्तित्व ने उनकी रचनाओं को एक विशिष्ट भंगिमा प्रदान की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों, यह थी जैनेन्द्र से संबंधित कुछ बातें जिसमें उनकी रचनाएं, विद्वानों यानी आलोचकों के विचार और उनकी भाषा शैली। हमने पहले भी कहा आपको कि जैनेन्द्र की भाषा शैली उनके लगभग सभी उपन्यासों और कहानियों में आप एक ही तरह की देख सकते हैं। केवल कहीं कहीं पर किसी किसी शब्दों की बहुलता है, कहीं अंग्रेजी की बहुलता है, कहीं तद्भव तत्सम की बहुलता है, कहीं पर उर्दू के शब्दों की बहुलता है, वह भी पात्रों के अनुसार होते हैं। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो के अगले भाग की तरफ चलते हैं और हम लोग त्यागपत्र उपन्यास की समीक्षा को देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हम बता दें। यह मैं शैली में लिखा गया उपन्यास है। मैं शैली अर्थात जहां पर लेखक खुद
अपनी कहानी लिख रहा है, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। इस उपन्यास के 8 अंक है और इसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। यह जैनेन्द्र जी का तीसरा उपन्यास है। सर एम दयाल, जो कि एक जज हैं, उनकी यह कहानी है। इसके संदर्भ में जैनेन्द्र जी ने उपन्यास के शुरुआत में ही लिखा है कि सर एम दयाल जी इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए, मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया गया है। कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए। अब हम लोग इस उपन्यास के विषय वस्तु की बात करते हैं कि आखिरकार इस उपन्यास में किन किन बिंदुओं पर जोर दिया गया है अथवा किन किन चीजों को समाहित किया गया है, या यूं कहें कि इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। इस उपन्यास में हमें सामाजिक मर्यादा एवं स्वतंत्र विचारों का टकराव दिखाई देता है। वैवाहिक विडंबना पर आधारित यह लघु उपन्यास है। अंतर्मनन विचारों की इस उपन्यास में बहुलता है। एक से प्रेम और दूसरे से विवाह के कारण अभिशापित और निर्वासित स्त्री की इसमें कहानी है। पाप पुण्य के बीच खिंची हुई पारंपरिक विभाजक रेखा का इस उपन्यास में चित्रण हुआ है। प्रतीक संकेतों द्वारा जटिल मानसिक प्रक्रिया का मार्मिक प्रस्तुति जैनेन्द्र जी ने इसमें किया है। आगे सभ्य समाज और असभ्य समाज के बीच सोच और इंसानियत का चित्रण भी जैनेन्द्र जी ने किया है। और अंततः हम यह देखते हैं कि इस उपन्यास में नारी का आत्मदान में उसकी मुक्ति का दर्शन होता है। अब हम लोग इस उपन्यास के पात्रों की चर्चा कर लें। तो इस उपन्यास का प्रमुख 2 ही पात्र हैं। एक प्रमोद, जो कि लेखक यानी एम दयाल जो जज साहब है वो खुद हैं, और दूसरा मृणाल, जो कि प्रमोद की बुआ है। यही 2 पात्र मुख्यतः हैं। बाकी एक शिला है जो मृणाल की सहेली है, क्लासमेट है, और एक शिला का बड़ा भाई भी है। इसके अलावा अन्य पात्रों में हमने सबको रखा है, चूंकि सबका संवाद छोटा है, केवल घटनावश उनकी चर्चा इस उपन्यास में प्रमोद कर रहे हैं। इसमें प्रमोद के माता पिताजी हैं, प्रमोद के फूफा हैं, एक कोयले वाला है, फिर अस्पताल की मेम है, एक राजनंदिनी है, जिससे कि बाद में प्रमोद की शादी तय होती है। हालांकि वह शादी टूट जाती है, लेकिन इस उपन्यास में राजनंदिनी के नाम की चर्चा है। और राजनंदिनी के पिता एक डॉक्टर साहब हैं, उनके भी कुछ संवाद प्रमोद ने लिखे हैं। अब हम लोग इस उपन्यास के कथानक अथवा सारांश एवं कथोपकथन या संवाद को देखते हैं। हमने आपके सहूलियत के लिए अंकों का घटनाक्रम रेखांकित किया हुआ है और हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो यहाँ पर लंबा होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी भी होगी। तो आइए पहले अंक को देखते हैं। तो पहले अंक में बुआ के साथ प्रमोद की बचपन की यादें हैं और बुआ की शादी है। मार्मिक अंक की शुरुआत यहीं से हो जाती है और शुरुआत में ही सबसे पहला जो लाइन बनता है वह यही लिखा हुआ है, नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूं, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूं, पर उस तराजू की जरूरत को भी जानता हूं। इसीलिए कहता हूं कि जिनके ऊपर राई रति नाप जोख कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वे अपनी जाने।
मेरे बस का वह काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी। यह भी कहने वाला मैं कौन हूं, पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए 4 आंसू बहाता है। फिर यहां से कहानी आगे बढ़ती है। प्रमोद के पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। इसमें प्रमोद यानी लेखक मां के बारे में कहता है कि जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो, प्रश्नवाचक है यहाँ पर, यानी उनके कोमल होने पर यहाँ पर संदेह है, दिक्कत है। प्रमोद आगे लिखते हैं कि बुआ पिताजी से काफी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होंगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के लाभालाभ पर विचार चला करता है। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहनें। पिताजी के जो दूसरे भाई थे वह बर्मा में जाकर के बस गए थे और यहाँ आना जाना कम कर दिए थे। और प्रमोद की 3 बुआओं में एक बुआ मृणाल है जो कि अभी कुंवारी है, उसके साथ रह रही है, और 2 बड़ी बुआ विवाहिता होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थी। पिताजी का स्नेह बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता का खास ख्याल रहता था। प्रमोद यह कहते हैं वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ का तब रूप सोचता हूं तो दंग रह जाता हूं। ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है, जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी। वह शहर के बड़े स्कूल में बग्घी से पढ़ने जाती थी और वहां पे जो भी शरारतें होती थी वह आकर के मुझे ठहाके मार मार कर बताती थी। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है पर नटखट भी है। हम दोनों बहनेली हो गई हैं। इसी तरह की बातें बुआ और भतीजे के बीच में रोज होती रहती हैं। प्रमोद कहते हैं कि वह 9वीं क्लास में थी या 10वीं में, मुझे ठीक याद नहीं। मेरी 12 वर्ष की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। लेखक यानी प्रमोद आगे कहते हैं कि बुआ यानी मृणाल स्कूल से आने के क्रम में कई बार शीला के घर जाती थी और आने में उसे लेट हो जाता था। एक रोज की घटना की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक रोज इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुलाकर लाया। उससे तीसरे रोज की बात है, मैं बाहर से घर में आया था, देखता हूं कि माँ कहीं झपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। चल ला बेत, बेत तो ला। मैं सुनकर खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं, जाकर बेत ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे में से उठाकर लाकर बेत मैंने दे दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठरी में लौट कर चली गई। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और उसके बाद ही सपासप बेत से किसी के पीटे जाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बेत की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी, उसके बाद रोने कलपने की कोई आवाज मुझे नहीं आई। वास्तव में यह बेत से पिटाई मृणाल की हो रही थी। फिर प्रमोद कहते हैं कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सकपकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहस पूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूं कि वहां बुआ औधे हुई पड़ी हुई है। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं लहू भी झलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबकती है, बाल बिखरे हैं। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहीं थोड़ा देर रो लेता तो ठीक होता, परंतु संभव न हुआ। मैं दबे पांव लौट आया। इसके 5-6 महीने बाद बुआ का विवाह हो गया। मानो जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी गई। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। विवाह होने से पहले बुआ कई घंटों अपनी छाती से मुझे चिपकाए बहुत बहुत आंसू रोती रही। समझाने लगी,
भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना। प्रमोद, तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो। कैसा राजा भैया है हमारा। उस समय मेरी आंखें भीग आई थी, लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुंह दुबकाए वहां पड़ा रहा। अब इस पहले अंक के अंत में फिर प्रमोद कहते हैं कि बुआ के जाते समय मैं खुलकर फूट फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की, मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। फिर इस उपन्यास का दूसरा अंक शुरू होता है और इसमें फिर बुआ चौथे रोज आती है और बहुत सारे खिलौने भी लाती है प्रमोद के लिए। आगे प्रमोद कहते हैं कि एक रोज कागज देकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब यह कागज उन्हें दिया, फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम किया, चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह के खाने की चीजें दी। फिर शीला के भाई ने एक खत लिखा और वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज मोड़कर दे दिया था। प्रमोद आगे बताते हैं कि मैं पत्र लेकर के घर आ गया और जब पत्र मैंने बुआ को दिया तो बुआ बोली कि देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है। फिर प्रमोद कहते हैं कि एक दिन फूफा आते हैं और पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लिवा जाते हैं। इसके बाद अब तीसरा अंक शुरू होता है। तीसरे अंक में मृणाल ब्याह के 8-10 महीने बाद पुनः अपने घर यानी मायके आती है और वह नौकर के साथ आती है और यहाँ पर वह गर्भवती भी है। प्रमोद के बुआ और फूफा में कुछ अनबन हो जाती है जिसके कारण वह यहाँ आई होती है। प्रमोद के पिताजी प्रमोद के बुआ को बहुत समझाते हैं। प्रमोद घटनाओं की चर्चा करते हुए कहते हैं आगे इसमें कि मुझे सारी बातें ज्ञात नहीं, लेकिन पिता और फूफा में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र व्यवहार काफी लंबा हुआ। 3 महीने बुआ हमारे यहाँ रही। अंत में निर्णय हुआ कि फूफा उन्हें ले जा सकते हैं। पिता शायद इस बात के लिए तैयार हुए थे कि अगर आइंदा इस तरह बुआ बिना फूफा की मर्जी से चली आएंगी तो वह अपने घर में आश्रय न देंगे। फूफा ने पिता के सामने अपनी पत्नी पर कुछ अभियोग भी लगाए थे, जिनको फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना पूर्वक वापस भी ले लिया था। प्रमोद आगे कहते हैं कि पिताजी मृणाल से कहते हैं कि थोड़ी बहुत रगड़ झगड़ होती ही है, पर पति के घर के अलावा स्त्री को और क्या आसरा है। यह झूठ नहीं है। मृणाल की पत्नी का धर्म पति है, घर पति गृह है, उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है। समझती हो बेटा। मृणाल नहीं जाना चाहती है और वह बात यहाँ पर प्रमोद के पिताजी से कह देती है। पिताजी गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कहाँ निकल जाओगी। पिताजी, मुझे नन्ही छोड़ जहाँ चले गए हैं कोई राह बता दें तो मैं वहीं जाना चाहती हूँ। फिर बुआ की कुछ तबीयत खराब होती है और वह लेटी रहती है, किसी से कहती नहीं है। फिर प्रमोद आगे कहते हैं फूफा आते हैं और बुआ की अवस्था पर मेरे सामने उन्होंने बाबूजी को कहा कि ऐसी हालत में मुझे तार क्यों नहीं कर दिया, मैं सब बंदोबस्त कर देता। मृणाल का पति यहाँ पर उम्र में उनसे ज्यादा बड़े हैं और उनकी यह मृणाल से दूसरी शादी रहती है। फिर प्रमोद कहता है कि बुआ जब जा रही थी तो मैंने उन्हें अपने कंधे से लगी लगी ही मोटर तक ले आया। फूफा ने बाबूजी को प्रणाम किया, वह मोटर में बैठ गए और मोटर वहां से निकल पड़ी। मैं मानो घूंट पीता हुआ खड़ा था। फिर इस उपन्यास का चौथा अंक शुरू होता है। शुरुआत में ही लेखक यानी प्रमोद कहता है मैं अब सांस लूंगा, बहुत कह चुका, मेरा मन दर्द से भरा हुआ है। यूं तो यह कहानी आरंभ की है तो पूरी भी करनी होगी। जीना एक बार शुरू करके मौत आकर छुट्टी न दे दे तब तक जीना ही होता है।
बीच में छुट्टी कहाँ, पर मैं जरा सांस लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पर प्रमोद बहुत तरह की बातों को सोचता है और यहाँ पर इस अंक में इन चीजों की चर्चा है। जैसे प्रमोद सोचता है, जीवन में एक तो बात नहीं है, दसियों बात है। वे जी में ऐसी जगह बैठ गई कि घुमड़ती रहती हैं, उन पर आंखें मीचूं तो भी नहीं मीच सकती। प्रमोद इसी चिंतन में आगे कहते हैं कि जो होता है उसके लिए दोष मैं किसे दूं? विधाता को तो दोष दे नहीं सकता, क्योंकि उन तक मैं किसी प्रकार का अपना धन्यवाद भी नहीं पहुंचा सकता। दोष दूं ही क्यों? अगर मेरे मन में दोष उठे बिना नहीं रहता तो मैं उसे किसी को भी क्यों दूं? स्वयं ही क्यों न ले लूं? इस तरह के बहुत से विचार प्रमोद के मन में आते हैं। फिर प्रमोद आगे अपनी बात को रखते हुए कहता है कि मैं 9वीं क्लास में आया, मैट्रिक पास कर लिया, कॉलेज में दाखिला होकर आईए भी कर चुका, नई परिस्थितियां मिली, नए दोस्त बने, निगाह फैलती गई और जिंदगी की ख्वाहिशें मुंह खोलकर सामने आई। बुआ की याद धीमे धीमे धीमी होती गई। कुछ काल बाद पता लगा कि उन्होंने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। उसे जन्म देने में उनकी भी हालत मृत प्राय हो गई थी। फिर प्रमोद आगे कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने माँ से पूछा, माँ बुआ का कोई हाल आया है? अब की छुट्टियों में मैं उनके पास जाऊंगा। सुनकर माँ फटी आंखों से मुझे देखती रह गई, बोली नहीं। बहुत दिनों बाद प्रमोद को यह पता चलता है कि बुआ के पति ने बुआ को त्याग दिया है। बुआ दुष्चरित्र है और फूफा को मालूम है कि वह सदा से ऐसी है। यह भी ज्ञात हुआ कि फूफा ने तो कहा था कि मैकी चली जाओ, पर बुआ इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। धमकाया गया, मारा पीटा गया, पर उन्हें मरना मंजूर हुआ, हमारे यहाँ आना कबूल नहीं हुआ। तब खुद फूफा जाकर उन्हें अलग घर में छोड़ आए हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रमोद को यह भी पता चलता है कि अब बुआ उस जगह नहीं है, वहां से किसी नगर में चली गई हैं। कोयले की दुकान करने वाले एक बनिया के साथ हैं और वह नगर जहां हम रहते थे उससे दूर नहीं था। थोड़े दिन बाद पिताजी का देहांत हो गया और अब हम जरा संकुचित भाव से रहने लगे। फिर प्रमोद कहता है कि यूनिवर्सिटी से छुट्टी होते ही घर पहुंचने के लिए माँ ने लिख भेजा था, लेकिन लौटते हुए रास्ते के उस स्टेशन पर उतरे बिना मुझसे नहीं रहा गया और मैंने बुआ को खोज निकाला। अब इस उपन्यास का 5वां अंक यहाँ पे शुरू होता है और प्रमोद कहता है कि शहर के उस मोहल्ले में जाते हुए मेरा मन दबा आता था। वहां नीचे दर्जे के लोग रहते थे। भीतर गली में गहरे जाकर बुआ की कोठरी थी। बनिया बाहर एक दुकान लेकर वहां दिन में कोयले का व्यवसाय करता था। मैं कोठरी के द्वार पर पहले तो ठिठका, फिर हिम्मत बांध दरवाजा ठेलता हुआ अंदर चला गया। धोती में बैठी अंगीठी पर कोयले की आंच में रोटी सेक रही थी। किसी को आते देख उन्होंने झट आंचल थोड़ा माथे के आगे खींच लिया, लेकिन जब मुझे देखा तो देखती ही रह गई। बुआ की देह दुबली थी, मुख पीला था, गर्भवती थी, एक धोती में अपने सब देह ढाके बैठी थी। घर के खस्ता हाल की चर्चा प्रमोद करते हैं और उसके बाद वह अपनी बुआ से कहते हैं कि बुआ तुम सच जानना, मैं कल का भूखा हूँ। मृणाल उसे रोटियां सेक करके खिलाती है और प्रमोद बताता है मृणाल को कि बाबूजी तो चले गए बुआ, तुम्हारी याद लेकर बताओ मेरे अब कौन है, एक माँ है, दूसरी तुम हो। फिर मृणाल प्रमोद से उसकी माँ का हाल चाल और उसके रुकने का जगह पूछती है तो प्रमोद सारी बातों को बताता है। फिर प्रमोद मृणाल से कहता है कि बुआ मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दिया है और तुम चलोगी ना। यहाँ पर मृणाल चुप हो जाती है और वह रुक जाती है, कहती है कि शादी कर ले, फिर मैं तेरे पास जरूर चलूंगी। कुछ इसी तरह का वार्तालाप होता है। फिर प्रमोद आगे कहता है मैं बीए का विद्यार्थी, पैंट पर सिर्फ कमीज और कमीज पर सिर्फ टाई लगाए उस दुकान के आगे टहलता हुआ बुआ की और उनके चारों ओर की उस परिस्थिति की विचित्रता पर बिना सोचे जाने क्या क्या सोचता रहा। फिर प्रमोद कहता है कि तुम यहीं रहोगी, इसी जगह कब तक रहोगी? फिर मृणाल कहती है वेश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी, इसका विश्वास रखो। जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है,
यह मेरी समझ में नहीं आता है। तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद वह अनिवार्य हो, पर लेना कैसा? दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उसका और क्या धर्म है। अब प्रमोद यहाँ पर बुआ से पूछता है कि ऐसी तुम क्यों हो गई, पति को क्यों छोड़ाई? तो मृणाल कहती है, ब्याह के बाद मैंने बहुत सोचा, सोच कर अंत में यही पाया कि मैं छल नहीं कर सकती, छल पाप है। हुआ जो हुआ, ब्याहता को पतिव्रता होना चाहिए, उसके लिए पहले उसे पति के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। प्रमोद, शीला के भाई को तुम जानते हो? उनका एक पत्र आया था, पत्र में कुछ विशेष नहीं था, यही था कि मैं अब सिविल सर्जन हूँ, शादी नहीं हुई है, न करूंगा, तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम सुखी रहो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो लिख सकती हो। उसी पत्र को लेकर ही मेरे मन में सोच विचार का चक्कर चला था। मैंने जवाब में लिख दिया कि आपके पत्र के लिए कृतज्ञ हूं, पर आइंदा आप कोई पत्र न भेजे, मैं सुखी होने की कोशिश कर रही हूं। जवाब देने से पहले दोनों पत्रों का जिक्र तुम्हारे फूफा से कर देना जरूरी था। सुनकर उन्होंने कहा कि मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह था तो मुझसे शादी क्यों की? कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं हरामजादी हूं। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उस दिन से तुम्हारे फूफा मुझसे किनारे करते चले गए। मुझे तो अब नाराज होने का अधिकार न था। उन्होंने मेरी परवाह करनी छोड़ दी। मैं इस योग्य थी भी, पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में अब भी मैं काटा हूं। इसकी वजह भी मुझे दिखी कि मेरी उपस्थिति उनको खटके। यह देखकर मैंने एक रोज उनसे जाकर कह दिया कि मुझे आप चाहें तो घर से दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हाँ जाओ, अपने मैकी चली जाओ। मैंने कहा, वहां से मैं कटकर आ गई हूँ, आपकी खुशी से तो वहां जा सकती हूँ, आपकी नाराजगी में वहां जाना मेरा धर्म नहीं है। मुझे वही शहर से दूर एक कोठरी में लाकर वह खुद ही छोड़ गए। मैं घर आ नहीं सकती थी। एक बार घर आकर मैं समझ गई थी कि वैसे मैके जाना ठीक नहीं है। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है। ससुराल से टूटी तब मैके से तो आप ही मैं टूट गई थी। मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है इस समय तो बेशक मैं उस पुरुष की सेवा के लिए हूँ। अब यहाँ पे वह उस पुरुष यहाँ पर कोयले वाले को कहती है और आगे इसमें वो कहती है कि भूख से मरना पड़े तो मर भी जाऊं, पर सोच विचार कर अपघात कैसे कर सकती हूँ। ऐसे समय उसके तीसरे रोज इसी आदमी ने खतरा उठाकर मुझे पूछा था। उसी आदमी के यूं पूछने में क्या बुराई थी? शायद मेरे रूप का लोभ तो उसे था, लेकिन उसके लिए मैं उसे दोष क्या देती? उसका अपना परिवार था, मेली जोली थे। उनकी ओर से लापरवाह होकर ताने और धमकी सहकर पहले चोरी फिर उजागर उसने मुझे सहायता दी। उसकी चोरी में मेरा भाग न था। मैंने उस सहायता को कृतज्ञता के साथ अंगीकार किया। प्रमोद, तुमने उसे देखा तो है? एक रोज मुझसे बोला, चलो भाग चले। मैं उसके हाथ से निकलती तो वह अनर्थी कर बैठता, अपने को मार लेता, या शक्ति होती तो मुझे मार देता। सच कहती हूँ प्रमोद की उस समय उस आदमी पर मुझे इतनी करुणा आई कि मैं ही जानती हूँ। मैं उसके इस भ्रम को किसी भांति न तोड़ सकी हूँ। उस पर मुक्त हूँ। ऐसा करना क्रूरता होती। मेरे पास जो बचा खुचा था मैंने उसे सौंप दिया। 1000-1200 से ज्यादा का वह माल ना होगा। सब कुछ उसे देकर इस जगह का नाम मैंने सुझाया और कहा, वह दूर जगह है, वहीं चलो। इसलिए कि मैं जानती थी कि जगह तुम्हारे पास है और एक ना एक रोज मैं तुम्हें जरूर देख पाऊंगी। प्रमोद, मेरी अवस्था देखते हो, तुमसे छिपाऊंगी क्या? यह गर्व इसी आदमी का है। तुमको लाज आती है, लाज की बात ही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस आदमी को अब मुझसे विरक्ति हो रही है और अपने परिवार की याद आ रही है। मेरी कोशिश है कि वह मुझसे उकता जाए। अपनी अवस्था मैं जानती हूँ, पेट में बालक है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी स्वार्थ की बात सोचना ठीक नहीं है। मैं उसे उसके परिवार में लौटाकर ही मानूंगी। इन्हीं बातों के क्रम में प्रमोद से मृणाल कहती है कि अच्छा तुम आराम करो, मैं जरा पड़ोस के पास के एक बालक को देखाऊं। अब इस उपन्यास का 6ठा अंक शुरू होता है और प्रमोद कहता है कि मैं वहां सो नहीं सका, मेरा मन बहुत घबराने लगा। जो कहानी सुनी है उसे कैसे लूं,
कैसे झेलूं, मुझसे वह संभाली नहीं जाती थी। प्रमोद कुछ इस तरह के ख्यालों में खोया रहता है। तभी कुछ देर बाद मृणाल वहां पर आती है। प्रमोद अब अपनी बुआ से कहता है कि बुआ मेरी शादी में आओगी ना? तो मृणाल कहती है कि कैसे आऊंगी, मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे या किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में खुद ही टूटती रहूं। क्या कभी सोचा था कि तुम्हारा ब्याह होगा और मैं अपना मन महसूस कर रह जाऊंगी? लेकिन चलो, जो होना है होगा वही। प्रमोद अब यहाँ पर नाराजगी व्यक्त करता है और कहता है अब ना आऊंगा। तो मृणाल कहती है नहीं आना चाहिए, मैं तो तुमको अपनी ओर से भी यही समझाने वाली थी। जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने की जिम्मा भी उन पर है। उनका कर्तव्य है कि जो उसके उच्चिष्ट है या उच्चिष्ट बनना पसंद करते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट हो सकती है। प्रमोद, यह बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोगों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक समाजदर नहीं रह गई है। प्रमोद अब यहाँ पर थोड़ा मन मसोचता है और वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर प्रमोद कहता है कि उस समय मैंने मानो देर हो रही हो इस भाव से कलाई में बधी घड़ी को सामने करके देखा और जरा माथा झुकाकर कहा अच्छा बुआ प्रणाम, और कहते ही मुड़कर चल दिया। बुआ ने भी कहा सुखी रहो भैया। अब इस उपन्यास का 7वां अंक शुरू होता है और यहाँ पर प्रमोद अपनी बुआ के बारे में वह सारी बातों को बताता है। माँ यह सब जान करके नाराज होती है और प्रमोद को भी डांटती है और कहती है कि कोई किसी का नहीं है, नाते रिश्ते झमेले हैं। फिर प्रमोद कहता है कि जिंदगी बहती चली गई, बीए का इम्तिहान नजदीक था और मैं पोजीशन लाना चाहता था। बुआ की याद को मन में गहरी बिठाने से बचना चाहता था, क्या फायदा। फिर भी गहरे में से स्मृति वह क्या जानी थी, उसके कारण इस दुनिया का बहुत कुछ व्यर्थ और निकम्मा मालूम होता था। सुख नीरस जान पड़ता था और दुख सार। इन्हीं सोच विचारों के साथ प्रमोद फिर आगे कहता है कि ऐसे ही मन की अवस्था में एक रोज काले से उठकर रेल पकड़ मैं उस नगर के स्टेशन पर आ उतरा। पर कहाँ रखी थी वह कोयले की दुकान, उस कोठरी में कोई और जन आ बसे थे। प्रमोद वहां पर बहुत पूछताछ करता है तो उसे यह खबर मिली कि वह 1-1.5 महीने तो वहाँ रही, कपड़े सीती थी और काम चलाती थी। बड़ी भली औरत थी, दुख दर्द में ढांढस बंधाती थी, बच्चों को घर बिठाकर पढ़ाया करती थी और सबके छोटे मोटे कामों को तैयार रहती थी। पर फिर कहाँ गई यह नहीं पता। फिर प्रमोद आगे कहते हैं कि मैंने अस्पताल में जाकर छानबीन की। मिशन के अस्पताल में 5 महीने हुए एक मीनाल नाम की स्त्री आई थी। उसके वहाँ एक लड़की हुई। होने के चौथे रोज उस लड़की को माता निकली। वह जनरल वार्ड में थी। नर्सों को ज़्यादा याद नहीं। 15 दिन में लड़की की चेचक ठीक हो गई होगी, क्योंकि उसी रोज से माँ बेटी का नाम रजिस्टर में नहीं है। प्रमोद के बहुत पूछने पर फिर वहाँ अस्पताल की एक मैम उससे कहती है कि हमसे वह कुछ काम भी मांगती थी, नर्स बनने को तैयार थी, अंग्रेजी भी जानती थी ना, अच्छी लड़की थी, मुझे याद है। हमने कहा बच्चा मिशन को दे दो और तुम भी ईसा मसीह को मान लो तो यहाँ रह सकती है और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना, हिंदुओं में यही तो है। इसके बाद वह कहाँ गई इसे कोई नहीं बता पाया। प्रमोद फिर बुआ के बारे में सोचता है कि वह मुझे दुलार करने वाली बुआ अब किधर है, कहाँ है, और उसको खोजने का प्रयास करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता है। फिर आगे घटना की चर्चा करते हुए कहते हैं प्रमोद की विवाह को लेकर के माँ का इस बार बहुत दबाव था कि वह शादी मैं कर लूँ। जैसा कि प्रमोद यहाँ कहते हैं कि वह वहाँ पर एक डॉक्टर साहब की लड़की थी जिसका नाम राजनंदिनी था, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो संयोग की बात थी कि डॉक्टर साहब के घर पर बुआ से भेंट हो गई। देखता हूँ कि डॉक्टर के घर पर छोटे बच्चियों को पढ़ा रही है। फिर अपनी सास से पूछने पर उसे पता लगता है कि वह बगल में ही रहती है, स्कूल में भी पढ़ाती है। प्रमोद धीरे से बुआ के घर पहुंच जाता है
तो बुआ उसे समझाती है कि राजनंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, तो उसे शादी कर ले, लेकिन मेरे और अपने रिश्ते की यहाँ पर चर्चा मत करना। प्रमोद जब बुआ से कहता है कि मैं तुम्हें खोजते हुए अस्पताल में गया था, जो वह मुन्नी थी अब वो कहाँ है, तो बुआ बताती है कि मर गई, 10 महीने की होकर मर गई, रोग से मरी, कुछ भूख से मरी। प्रमोद अपनी बुआ के रिश्ते की चर्चा अब वहाँ पे राजनंदिनी के घर में कर देता है। राजनंदिनी के पिता डॉक्टर साहब को तो इस रिश्ते से आपत्ति नहीं होती है, लेकिन बाकी लोगों को आपत्ति होती है और शादी टूट जाती है। फिर कुछ दिन बाद जब प्रमोद जाता है वहाँ पर और पता करता है कि बुआ कहाँ गई, तो सब लोग बताते हैं राम जाने वह कहाँ गई, इसकी कोई खबर नहीं है। अब इस कहानी का 8वां और अंतिम अंक शुरू होता है। प्रमोद कहता है बहुत हो गया, अब समाप्त करूं, जिंदगी कहानी है और बुआ की कहानी में भी अब सार नहीं बचा है। घटनाएं होती हैं, होकर चली जाती हैं, हम जीते हैं और जीते जीते एक रोज मर जाते हैं। कुछ इसी तरह की बातों की चिंता प्रमोद इस अंक के शुरुआत से करता है और वह कहता है कि अंतिम बार जब मैं बुआ से मिला तब मैं वकील था, उनकी हालत दर्दनाक थी, वह बीमार थी और एक कोठरी में पड़ी थी, औषधि और रहने की कोई व्यवस्था न थी। आसपास के कुछ लोगों की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, पर ये लोग उस वर्ग के थे जिनकी सहानुभूति की कीमत पैसे के तल पर नहीं के बराबर होती है। इस बात का बड़ा आश्चर्य यह था कि उन्होंने मुझे स्वयं पत्र लिखा था, स्वयं यानी बुआ ने। मेरी माँ का देहांत हो चुका था, इसकी खबर उन्हें देर से लगी, पर लगते ही उन्होंने मुझे पत्र लिखा था। उस पत्र को कितनी बार मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ता हूँ और पढ़कर रह जाता हूँ। और इस पत्र की चर्चा यहाँ पर अब इस अंक में है और बड़ा लंबा पत्र है और इस सारे पत्र में प्रेम, भाव, समाज, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा मृणाल ने किया है। और प्रमोद को भी कहती है कि प्रमोद तुम नहीं समझोगे, पर तुम ना हो तो ही अच्छा है, तुम्हारा स्वभाव कोमल है, तुम ऊंचे विचारों में रहते हो, यहाँ कोमलता और उच्चता नहीं है, यहाँ गंदगी और जड़ता है। मैं उनमें सांस लेकर रह लेती हूँ, क्योंकि ना अब मुझे ही कोई जानता है, पर तुम्हारे अकेले के कारण मैं उस तमाम भद्र वर्ग को अप्रेम करने से बची हूँ। कुछ इसी तरह की व्यथा उन्होंने यहाँ पर लिखा है और इसी तरह की चर्चा है। फिर प्रमोद आखिरकार अपने बुआ के पास पहुंच जाते हैं। बुआ को बहुत ही मान मनोबल करते हैं कि वापस चलो। यहाँ पर मृणाल जो उसकी बुआ है वह मना कर देती है और उसके जिद करने पर वह कहती है तो यह बता तेरे पास बहुत रुपया है, कितना रुपया है। फिर प्रमोद के पूछने पर कि इन रुपयों का क्या करोगी, तो मृणाल कहती है कि क्या करूंगी वही तो अभी नहीं जानती हूँ, पर पहले तो तेरे चित्त का भ्रम मिट जाएगा। रुपयों के जोर से यह नरक कुंड स्वर्ग बन सकता है, ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी रुपया कुछ न कुछ काम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अब प्रमोद कोई भी रुपया नहीं देता है, लेकिन बुआ के इलाज के लिए वहाँ पर बगल के एक वकील को कुछ पैसे दे देता है ताकि वहाँ पर अच्छे से इलाज हो सके। और प्रमोद उम्मीद के साथ यह बात कहता है कि उस वकील ने यह काम किया होगा। फिर प्रमोद आगे कहता है कि अब मुझे अचानक 17 साल बाद बुआ के न रहने की खबर मिलती है और मैं अब अपने आप को ही कोसता हूँ, क्यों बुआ की मांग मुझसे पूरी नहीं हुई। उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना विश्वास किया और एक सवाल मुझसे किया, उसके जवाब में अपना धन मुझसे क्यों नहीं बहा डाला गया, क्यों मेरी मुट्ठी भींच गई। यह भी हुआ तो फिर क्यों उसके बाद मेरी आत्मा ताप संतप्त नहीं रही, क्यों? प्रश्न है क्यों। और प्रमोद खुद ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अब इस क्यों का उत्तर अब मैं देता हूँ। उत्तर है कि मैं क्षुद्र था, क्यों वकालत में आंखें गाड़कर खुद भूलने में लगा रहा, क्यों मन में मानता रहा कि ठीक हूँ, क्यों कर्तव्य को दबाता रहा और क्यों अकर्तव्य करता रहा। उत्तर है कि मैं बुद्धिमान था, सरल नहीं था, तोल तोल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी, इसीलिए आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल रहा हूँ। यह सब मैल है जो मैंने बटोरा है। फिर आगे कहता है प्रमोद कि बुआ तुम गई, तुम्हारे जीते जी मैं
राह पर न आया, अब सुनो मैं यह जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ ही छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा न जाए, आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतना ही स्वल्पता से रहूंगा जितना अनिवार्य होगा, यह वचन देता हूँ। और यहाँ पे पुनश्च करके एक वाक्य लिखा हुआ है, इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से अपना त्यागपत्र मैंने दाखिल कर दिया है। तो साथियों, आज की प्रस्तुति हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यह था आपके समक्ष जैनेंद्र कुमार और उनका लघु उपन्यास त्यागपत्र की समीक्षा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन हमारा यही प्रयास था कि एक ही वीडियो में आपको समग्र चीजें, समग्र विषय वस्तु दिया जाए, जिससे कि आप लेखक के लिए अलग न भटकें और त्यागपत्र उपन्यास के लिए अलग न भटके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने साथियों, सहपाठियों से शेयर करना न भूलें और साथ में इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साहित्य गंगा चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी इसे देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले विषय वस्तु, अगले बिंदु पर। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।